हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की विंदी में। तो दोस्तों, आज हम टेस्ट सीरीज़ 1 जो है वो करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत मैं आज आप सभी को विद्यापति जी के पर जो है आधारित प्रश्न उत्तर जो है मैं करवा रही हूँ। तो अभी जैसे कि आप सभी को मैंने विद्यापति के ऊपर जो है उनकी पदावली करवाई थी। तो जैसे कि अभी हम विद्यापति पदावली कर रहे थे, तो आज जो है मैंने सोचा कि उसी के ऊपर क्यों ना प्रश्न उत्तर करा दिए जाए। तो आज हम विद्यापति पर आधारित प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे, ताकि ये पूरा टॉपिक हमारा जो है वो कवर हो जाएगा। यानी जैसे कि विद्यापति की पदावली थी, तो वो पदावली भी मैंने आप सभी को उसकी व्याख्या करवा दी है। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम विद्यापति के ऊपर जो है वो 50 प्रश्न उत्तर वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न उत्तर जो है वो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कीर्ति पताका किस प्रकार की रचना है? हास्यपरक, नीति परक, श्रृंगारिक या फिर भक्ति परक? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रृंगारिक। तो जो कीर्ति पताका है वो श्रृंगारिक रचना है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विद्यापति की रचनाएं इनमें से किस भाषा में नहीं है? संस्कृत, अवधी, अवहट या फिर मैथिली? तो हमारा जो सही आंसर है वो है अवधी। तो विद्यापति की जो बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि गोरक्ष विजय, भू परिक्रमा, तो ये सारी जो है वो संस्कृत की रचनाएं हैं। अवहट में हमारी लता और कीर्ति पताका हो गई, और मैथिली में उनकी विद्यापति पदावली हो गई। तो अवधि में उनकी रचनाएं नहीं हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। साथ में मैंने आप सभी को रचनाएं भी बता दी है। तो अगला प्रश्न है, विद्यापति की किस रचना में 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के मिथिला क्षेत्र की अराजक स्थिति का वर्णन है? तो वो कौन सा है? पदावली, कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा या फिर गोरक्ष विजय? तो इसका जो सही आंसर है वो है कीर्तिलता। तो कीर्तिलता में जो है मिथिला क्षेत्र की अराजक स्थिति का जो है वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं? श्रृंगारिक, भक्तिपरक, ऐतिहासिक या फिर आलोचक? तो जो विद्यापति है उनको हम श्रृंगारिक कवि जो है कह सकते हैं। उनकी रचनाएं जो है वो श्रृंगारिक है। अगला है, विद्यापति को श्रृंगारिक कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने? तो इसका जो सही आंसर है, तो ये प्रश्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हम इसको महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि विद्यापति को श्रृंगारिक कवि किसने माना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। अगला है, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली या फिर भू परिक्रमा? तो ये प्रश्न भी परीक्षा में कितनी बार आ चुका है कि विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कीर्तिलता। तो कीर्तिलता को उन्होंने कहानी कहा है। अगला प्रश्न है, कौन से कवि मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं? तो ये प्रश्न अधिकतर परीक्षा में जो है वो पूछा गया है कि कौन से कवि जो है वो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं? विद्यापति, अमीर खुसरो, राजशेखर या फिर दामोदर भट्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यापति। तो विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति का जन्म वर्ष क्या है? 1356 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1380 ईस्वी या फिर 1480 ईस्वी? तो इन कवियों के जो जन्म वर्ष हैं वो याद ज़रूर रखिए। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हो गए, आदिकाल के जो प्रमुख कवि हो गए, उनमें विद्यापति जी का नाम आता है।
तो अधिकतर परीक्षा में विद्यापति, अमीर खुसरो, तो इन सब के जो है चंद बरदाई, तो ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिनकी रचनाओं के जो है, जिन कवियों की जो प्रकाशन वर्ष है उनके ऊपर एक प्रश्न जरूर आता है। तो इनका जो जन्म वर्ष है वो है सन 1380 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? वयः संधि का कवि, श्रृंगारिक कवि, रहस्यवादी कवि या फिर अपरूप के कवि। तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चन सिंह ने उन्हें अपरूप के कवि कहा है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है? तो ये प्रश्न भी ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में कितनी बारी आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा में हो, किसी भी प्रकार की जो परीक्षा हुई है, चाहे हम नेट की परीक्षा ले लें, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो गई या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, उन सब में भी ऐसे प्रश्न जो है वो ज़रूर आते हैं। तो इसमें जो है कहा यह गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या फिर गोरक्ष विजय। तो इसका जो सही आंसर है वो है कीर्तिलता। तो विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, उसको जो है भृंग भृंगी संवाद में हुई है। विद्यापति किस राजा के दरबारी थे? राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा भानु प्रताप या फिर राजा बहादुर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा शिव सिंह। अगला है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? शैव, वैष्णव, शाक्त या फिर सूफी। तो विद्यापति जो है वो शैव मत के अनुयायी थे, यानी वो शैव धर्म भगवान शिव को जो है वो मानते थे। अगला है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? तो ये प्रश्न भी कई बारी अलग अलग जो हिंदी की परीक्षाएं होती है उसमें ये प्रश्न कितनी बारी आ चुका है। तो किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर चंद बरदाई या फिर स्वयंभू को किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यापति। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिए। अधिकतर जो परीक्षाएं हैं उनमें जो विद्यापति के ऊपर प्रश्न आते हैं वो यही सब आते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जो है ज़रूर देखिएगा, चाहे वो किसी भी परीक्षा जो है वो आयोजित की जाए, टीजीटी पीजीटी हो गई, टेट हो गया, नेट हो गया, तो हिंदी साहित्य की जो भी परीक्षाएं चलती हो, विद्यापति के ऊपर जो भी प्रश्न आएगा वो इनसे बाहर नहीं आएगा। तो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कृष्ण की रासलीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? परमाल रासो, पदावली, पृथ्वीराज रासो या फिर आलाखंड। तो कृष्ण की रासलीला की परंपरा, तो ये जरूर ध्यान में रखिए, जो कृष्ण की रासलीला, कृष्ण का वर्णन है वो हमें विद्यापति की जो पदावली है उसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पदावली किस भाषा में रचित है? मैथिली, संस्कृत, अवहट या फिर अवधी। तो पदावली की जो भाषा है, जब मैंने पदावली आप सभी को कराई थी तब भी मैंने इसकी भाषा बताई थी, तो इसकी जो भाषा है वो है मैथिली। अगला है, विद्यापति ने रूप नारायण किसे कहा है? राजा शिव सिंह को, राजा जय सिंह को, राजा भानु प्रताप को या फिर राजा बहादुर सिंह को। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा शिव सिंह को विद्यापति ने रूप नारायण कहा है। तो विद्यापति के पदावली के जो हम लास्ट में पढ़ते थे, जहाँ पे विद्यापति ने अपना नाम दे रखा है, तो पदावली के अंत में उन्होंने रूप नारायण करके राजा का वर्णन किया है। तो अगला है, राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने किन कवियों की रचना की? राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने किन कवि नहीं आएगा, किन पुस्तक की रचना की? पदावली, भू परिक्रमा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका या फिर गोरक्ष विजय। तो उन्होंने राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में जो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की है। अगला है, कीर्तिलता
और कीर्ति पताका किस भाषा की रचना है? हिंदी, अवहट्ट, संस्कृत या फिर मैथिली? तो ये प्रश्न भी परीक्षा में अधिकतर पूछा गया है कितनी बार की परीक्षा में। तो इसकी जो भाषा है कीर्तिलता और कीर्ति पताका की वो है अवहट्ट। तो अगला जो प्रश्न है वो है मैथिल कोकिल के नाम से कौन विख्यात है? तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन विख्यात है? चंद बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर? तो मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात है विद्यापति जी। अगला है गोरक्ष विजय किस भाषा की रचना है? संस्कृत, मैथिली, अवहट्ट या फिर पाली? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोरक्ष विजय की जो भाषा है वो है संस्कृत। तो ये विद्यापति की संस्कृत भाषा की रचना है। अगला है विद्यापति किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो विद्यापति जो है वो आदिकाल के कवि हैं। अगला है विद्यापति ने किस भाषा में अपनी काव्य रचना नहीं की? मैथिली, संस्कृत, अवहट्ट या फिर प्राकृत? तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यापति ने प्राकृत भाषा में कोई रचना नहीं की। इसके अलावा मैथिली में उन्होंने पदावली की है और संस्कृत की रचनाएं तो मैंने काफ़ी सारी आप सभी को बता ही दी है। गोरक्ष विजय, भू परिक्रमा, जो शुरुआत की इनकी रचना है वो मैथिली भाषा में ही, वो संस्कृत भाषा की ही है। अवहट्ट में हो गई कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और कीर्ति पताका हो गई अवहट्ट में। तो ये आपको पता चल गई है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव है? जयदेव की गीत गोविंद का, परमाल रासों का, अमीर खुसरो की मुकरियों का या फिर पृथ्वीराज रासों का? तो इसका जो सही आंसर है वो है जयदेव की गीत गोविंद का। तो विद्यापति की जो पदावली है उस पर जयदेव की गीत गोविंद का प्रभाव है। विद्यापति की पदावली का वर्ण विषय क्या है? ऐतिहासिकता, सामाजिकता, भक्ति और श्रृंगार परक या फिर युद्ध का वर्णन? तो इसका जो सही आंसर है वो है भक्ति और श्रृंगार परक। तो उनकी जो पदावली का वर्ण विषय है वो है भक्ति और श्रृंगार परक। अगला है, तो अगला प्रश्न है भू परिक्रमा किसकी रचना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद बरदाई या फिर रहीम? तो ये जो भू परिक्रमा है वो विद्यापति की रचना है। तो एक बारी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। तो इसी प्रकार से अन्य परीक्षाएं भी होंगी हिंदी की, तो उसमें ये प्रश्न आया होगा। तो आप सब इसको ज़रूर देखिए। तो यहाँ मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया, अब फिर एक बार बता रही हूँ कि विद्यापति के ऊपर जितने भी प्रश्न मैंने आज आपको करवाए हैं या आगे अभी करवा रही हूँ, वो सारे प्रश्न किसी न किसी जो परीक्षाएं होती हैं हिंदी की उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, इस प्रश्न को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, हमारा जो आंसर हो गया भू परिक्रमा विद्यापति की रचना है और ये उनकी संस्कृत भाषा की रचना है। अगला है, देसिल बयना सब जन मिठा किसके लिए कहा गया है? अमीर खुसरो, चंद बरदाई, विद्यापति या फिर जगनिक? तो ये जो है वो विद्यापति जी के लिए कहा गया है कि देसिल बयना, देसी भाषा की जो है उन्होंने बात कही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है? तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि किसने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है? हरप्रसाद शास्त्री ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो किसने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हरप्रसाद शास्त्री ने। तो अब डॉक्टर नागेंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, निराला ने या फिर हरप्रसाद शास्त्री जी ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है निराला जी ने। अगला है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। तो ये बात जो है वो किसने कही है? तो विद्यापति के पद से भी मतलब उनकी जो मुख्य बातें हैं वो भी कही है। किसने क्या कहा है ये भी आता है, आलोचनाएं किसने क्या कहा है किसके बारे में।
तो इसमें ये प्रश्न है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। ये बात जो है वो किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो एक कथन जो है ज़रूर आता है परीक्षा में, एक ना एक प्रश्न कथन के ऊपर। अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, विद्यापति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं? तो विद्यापति से जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जिसने माना है वो कौन है? बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नागेंद्र? तो वो है हमारे, इसका सही आंसर है वो है बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, किसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे विद्यापति को गाते गाते मूर्छित हो गए थे? तो विद्यापति का पद किसने गाया था इनमें से और गाते गाते वे मूर्छित हो गए थे? चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, नंददास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने विद्यापति का जो पद गाया था और गाते गाते उसको मूर्छित हो गए थे। अगला है, आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि किसे कहा गया है? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि किसे कहा गया है? अमीर खुसरो, दामोदर कवि, विद्यापति या फिर चंद्रबरदाई? तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यापति। अगला है, कवि कंठहार की उपाधि किसे दी गई है? कबीरदास, रहीम, विद्यापति या फिर तुलसीदास को? तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यापति को कवि कंठहार की उपाधि भी प्राप्त है। अगला है, तो अगला जो है वो है, देख देख राधा रूप अपार इन पंक्तियों में वंदना की गई है। तो इन पंक्तियों में किसकी वंदना की गई है? राधा की, कृष्ण की, गोपिका की या फिर गोकुल की? तो इस पद में जो है वो राधा जी की वंदना की गई है। देख देख राधा रूप अपार, इसमें राधा जी की वंदना की गई है। अगला है, नंदक नंदन कदम्बक तरु तर धीरे धीरे मुरली बजाव किसकी रचना है? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास या फिर नंददास? तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यापति। तो ये जो पद है वो विद्यापति जी का है। इसका एक और प्रश्न ये भी बन सकता है कि इस पद में जो है क्या दिखाया गया है? तो इस पद में जब मैंने ये पद करवाया था तब भी बताया था कि इसमें जो है कृष्ण की जो व्याकुलता है उसका वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है कि कृष्ण जी जो है वो राधा जी से मिलने के लिए व्याकुल है और बांसुरी बजा बजा के उसको बुला रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा का वर्ण विषय क्या है? तो पुरुष परीक्षा जो कि विद्यापति जी की रचना है तो उसका वर्ण विषय क्या है? कर्मकांड से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित या फिर छंद पर आधारित? तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। तो पुरुष परीक्षा जो है वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित रचना है। अगला है, विद्यापति की किस रचना में संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं का जो है वो प्रयोग देखने को मिलता है? भू परिक्रमा, कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा या फिर गोरक्ष विजय? तो जो सही आंसर है इसका वो है गोरक्ष विजय। तो गोरक्ष विजय में जो है हमें संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं का जो है मेल देखने को मिलता है। तो इसमें जो है गद्य और पद्य दोनों भाषाएं हैं, तो इसमें हमें मैथिली और संस्कृत दोनों का समावेश देखने को मिलता है। अगला है, विद्यापति ने अपने पिता गणपति ठाकुर की कौन सी अधूरी रचना को पूरा किया था? भू परिक्रमा, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गोरक्ष विजय या फिर गंगा वाक्यावली? तो विद्यापति ने अपने पिता की कौन सी रचना को पूरा किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है दुर्गा भक्ति तरंगिनी। तो ये उनके पिता की अधूरी रचना थी जिसको उन्होंने पूरा किया। अगला है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में कौन सा रस प्रधान है?
वीर रस, श्रृंगार रस, नीतिपरक या फिर हास्यपरक। तो इसमें जो है हमें विद्यापति की जो रचना है इसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका में वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। राजा कीर्ति सिंह के वीरता शौर्य का इसमें प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है, उनकी वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। अगला है, किस पद को गाकर चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे? तो पद है कि कहब हे सखी आनंद और चिर दिन माधव मंदिर मोर। अगला है, कबरी भय चामरी गिरी कंदर। अगला है, नंदक नंदन कदम्ब बेर तरुतर। अगला है, शैशव जोवन दर्शन भेल। तो इनमें से कौन सी रचना को गाकर चैतन्य महाप्रभु जो थे वो मूर्छित हो जाते थे? तो इसमें जो इसका सही आंसर है या नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर है वो है कि कहब हे सखी आनंद और चिर दिन माधव मंदिर मोर। अगला है, मैथिली भाषा के अतिरिक्त अन्य किस भाषा के लोगों ने विद्यापति को अपनी भाषा का कवि माना है? मराठी, राजस्थानी, सिंधी या फिर बंगला। तो इसका जो सही आंसर है वो है बंगला। अगला है, पदावली की रचना विद्यापति ने किसके कहने पर की थी? राजा जयसिंह, राजा शिव सिंह, रानी नीलिमा देवी या फिर रानी लक्ष्मा देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है रानी लक्ष्मा देवी। तो रानी लक्ष्मा देवी के कहने पर उन्होंने पदावली की रचना की थी। अगला है, विद्यापति का कौन सा पक्ष विवाद का विषय रहा है? कला पक्ष, भाषा पक्ष, भक्ति या श्रृंगार पक्ष, भाव पक्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है भक्ति या श्रृंगार पक्ष। तो उनकी जो रचना में हमें ये लोगों के बीच संदेह है कि उनकी रचना जो है वो भक्ति परक है या फिर श्रृंगार परक। तो ये जो है विवाद का विषय रहा है। अगला है, देसिल बयना सबजन मिठा, यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा या फिर पदावली। तो ये जो है उनकी पुस्तक कीर्तिलता से ली गई है। उनकी पुस्तक कीर्तिलता में जो है ये पंक्ति है। अगला है, हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। तो यह कथन जो है वो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ये पंक्ति जो है वो श्याम सुंदर दास के द्वारा कही गई है। अगला है, विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने नहीं माना है? गिरिसन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ गुप्त या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विद्यापति को जिसने जो है रहस्यवादी कवि नहीं माना है, तो प्रश्न में देख लीजिए नहीं माना है, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, विद्यापति को भक्त कवि किसने नहीं माना है? तो भक्त कवि मानने वाले और नहीं मानने वाले दोनों देख लीजिए। तो इसमें पूछा है कि किसने नहीं माना है? रामकुमार वर्मा, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामकुमार वर्मा। उन्होंने इनको भक्त कवि नहीं माना है। बाकी बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भक्त कवि माना है। बस रामकुमार वर्मा ने नहीं माना है। अगला है, किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त हुई थी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर गोरक्ष विजय। तो विद्यापति को जो मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त हुई थी वो है पदावली। तो उनकी पदावली के आधार पर उनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला है, बालचंद बिजवाई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्ति जो है वो विद्यापति की है और ये पंक्ति उनकी पुस्तक कीर्तिलता से ली गई है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो कीर्तिलता की जो भाषा थी वो थी अवहट। तो ये अवहट की पंक्तियाँ हैं।
तो आपको यहाँ मैंने तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण जो थी वो बता दी कि ये जो पंक्ति है बालचंद बिजावाई भाषा, ये किसकी है? विद्यापति की। और ये कौन सी बुक से ली गई है? कीर्तिलता से। और इसकी भाषा है अवहट। तो चलिए, ये हमारे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो है वो हो गए हैं विद्यापति के ऊपर। फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हिंदी साहित्य की जो जानकारी है इसी प्रकार से लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।